Yes, he came here and he resided in our country and he studied about all the procedure of making steel in our country. इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये था हमारा सारा स्मेल्टिंग का कंसेप्ट। तो एक और हमने कंसेप्ट इसमें पढ़ना है कि पर्टिकुलर हमारी कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया ना वीवर्स, अगर मैं आपको बताऊं कि वीवर्स में आपको याद होगा मैंने बताया था तांती वीवर्स, सेल, काई कॉलर, देवांग, ये कौन सी कैटेगरी थी? वीवर्स की कैटेगरी। ऐसे ही इन कम्युनिटीज में यानी कि स्मेल्टर्स की कम्युनिटीज में हमारे इंडिया में सबसे फेमस कम्युनिटी कौन सी थी? अगरिया। Who were Agaria? Agaria was a community who was very famous, और हम ये कह सकते हैं they were iron smelters. Who were Agarias? Agarias were specialized in iron smelting. बेटा अगरिया कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी जो आयरन स्मेल्टिंग में बहुत स्पेशलाइज्ड थी। They knew the art of smelting iron. और women from this community, यानी कि ये जो लोग थे ये इस कम्युनिटी में रहते थे और ये इनका आयरन। और सबसे बेस्ट क्या था इस स्मेल्टिंग में? किसी भी तरह का वेस्ट नहीं बचता था। वेस्ट को, जो कमर्शियल वेस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्लैग हीप। हीप का मतलब होता है ढेर, स्लैग हीप। ये इतने स्पेशलाइज थे कि आयरन स्मेल्ट करने के बाद किसी भी तरह का वेस्ट नहीं बचता था, स्लैग हीप नहीं बचता था। तो यही साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए कि कैसा आर्ट है कि जिस आर्ट में किसी भी तरह का वेस्ट नहीं होता। नहीं तो अल्टीमेटली स्मेल्टिंग के टाइम पर में कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है मेटल का, लेकिन इसमें वेस्ट नहीं होता। तो यही अल्टीमेटली हमारी कंट्री का एक आर्ट था। लेकिन ये आर्ट हमारी कंट्री में धीरे धीरे लॉस्ट हो गया, क्योंकि अब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? दे चेंज देयर पॉलिसीज, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन की आयरन मिल्स उस टाइम पर में बहुत फेमस हो रही थी। और उन आयरन मिल्स में से आयरन की मेकिंग टेक्निक्स, उन्होंने हमारी टेक्निक्स को मॉडर्नाइज किया एंड दे इंट्रोड्यूस देयर आयरन एंड स्टील इनटू आवर कंट्री। और इस तरह से हमारी कंट्री में धीरे धीरे अगरियाज जो थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड विद द कमिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। और इस तरह से अगरिया कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे उनको लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। अब हमने बताना है लॉस। राइट डाउन व्हाट वर द रीजंस। तो हमने अब बताने हैं रीजंस। व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन, और व्हाट वर द रीजंस ऑफ लॉस फॉर आयरन स्मेल्टर्स। What were the reasons for the loss of iron smelters? यानी कि हमारी कंट्री में इतना अच्छा आर्ट था, इस आर्ट जो है ये लॉस हो गया। और क्या क्या रीजन थे क्यों ये आर्ट जो है वो हमारी कंट्री में खत्म हो गया? इसके लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? ब्रिटिश पॉलिसीज। तो सबसे पहले नंबर 1 आपने बताना है न्यू फॉरेस्ट लॉज। ठीक है, नंबर 1 न्यू फॉरेस्ट लॉज। अब आप कहोगे कि मैम आयरन का फॉरेस्ट से क्या कनेक्शन है? आयरन का फॉरेस्ट से क्या कनेक्शन है? जब अगरिया कम्युनिटी को कोल और वुड ही नहीं मिलेगा तो फर्नेसेस में क्या जलाएंगे? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? व्हेन दे एंटर्ड इन आवर कंट्री दे रिजर्व सम फॉरेस्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दी। रिजर्व का मतलब क्या होता है? सपोज आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे देखते हो रिजर्व सीट्स। रिजर्व का मतलब क्या? यू कांट सिट देयर, दैट इज रिजर्व, यानी कि वो ऑलरेडी रिजर्व है। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए उन्होंने क्या किया? कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, यानी कि वहां पे अगरिया कम्युनिटी और बहुत से हंटर एंड गैदर्स को बैन कर दिया कि दे विल नॉट एंटर इन दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। क्यों नहीं एंटर करेंगे? क्योंकि अगर वो वहां पे जाएंगे, वहां की वुड या वहां से जो भी लेंगे और फ्री में लेंगे और इससे ब्रिटिशर्स को मनी नहीं मिले। सम फॉरेस्ट वर प्रोटेक्टेड, कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, रिजर्व में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, और अगर प्रोटेक्टेड में जाएंगे तो वट एवर दे विल एक्वायर, कुछ भी लेंगे उसके लिए इनको क्या पे करना पड़ेगा? तो आप ये सोचो कि अगरिया कम्युनिटी दे वर वेरी पुअर, तो अगर वो फॉरेस्ट एरियाज में जाकर, पहले तो वो वुड फ्री ऑफ कॉस्ट लेते थे,
लेकिन अगर उनको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा तो व्हाट दे विल अर्न. So with the coming of Britishers, when they implemented new forest laws, many Agaria community people they became unemployed. First reason clear है, ठीक है. फिर हमने सेकंड बताना है, तो इसका ही आगे हम रिजल्ट बताएंगे. इससे क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ वुड एंड रॉ मटेरियल. यानी कि अगरिया कम्युनिटी को फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट होने से क्या फेस करना पड़ा? शॉर्टेज ऑफ वुड एंड रॉ मटेरियल. विद द implementation of forest laws, when many forests were reserved, the Agaria community people they face shortage of wood. और वुड की शॉर्टेज होगी तो अल्टीमेटली उनकी फर्नेसेस जो है वो क्या हो गई? बंद हो गई. जो फर्नेसेस उनके घरों में थी जहां पे वो काम करते थे, ठीक है, फर्नेसेस जो है वो क्लोज हो. और जब फर्नेस क्लोज हो जाएगी तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मोर आयरन. तो दैट वाज अ मेजर लॉस फॉर देम. एंड थर्ड क्या हुआ? यही रीजन आपने बताना है. टैक्स, इसको आपने थर्ड रीजन बताना है. हैवी टैक्स was imposed on the people if they wanted to acquire wood. यानी कि कुछ फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. सपोज ये पूरा एरिया है जहां पे अगरिया कम्युनिटी आसपास रहते होंगे, इसमें से एक को कर दिया रिजर्व जिसमें वो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं, और दूसरे को कर दिया प्रोटेक्टेड. अगर यहाँ पे जाना है तो जितनी भी वुड लेनी है, जो भी लेना है, उसके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, मनी. और सेकंड थिंग, कई बार क्या होता था इस कम्युनिटी के जो इनके पास जो एनिमल्स होते थे, अगर वो एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी लेकर जा रहे हैं ना, तो दे हैड टू पे टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरी एनिमल. उनको एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी क्या देना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था. तो आप ये सोचो कि जिस लैंड पे वो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट घूमते थे, नाउ दे हैड टू पे टैक्स. हेवी काइंड ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड. इम्पोज का मतलब होता है लगा देना ऑन दीज कम्युनिटीज. हम मेन बात कर रहे हैं स्मेल्टर्स की, अगरिया स्मेल्टर्स. हाँ, हम मेन बात कर रहे हैं स्मेल्टर्स. दैट हैवी टैक्स वर इम्पोज्ड ऑन स्मेल्टर्स. कि अगर वो फर्नेस, सपोज अगर इतना करने के बाद भी अगर उनको वुड मिल जाती है, कोल मिल जाती है, अगर वो आयरन प्रोड्यूस करेंगे भी, तो आयरन प्रोड्यूस करके जब उसको बेचना है तो उसके ऊपर भी क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया. तो एट दैट टाइम इंडियंस जो थे या स्मेल्टर जो थे, आयरन स्मेल्टर, इंडियन आयरन स्मेल्टर्स, दे वर ओवरबर्डन. ओवरबर्डन का मतलब होता है उनको हर तरफ से क्या पे करना पड़ रहा था? टैक्स पे करना पड़ता था. देन इसके बाद ये तो था सारा जिसके रीजंस हम ब्रिटिशर्स को ठहराते हैं. सबसे जिसे हम कहते हैं कि वर्स्ट क्या हुआ? येट टू कम. बस इससे भी बुरा होना बाकी क्या था? फोर्थ, ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील. अब इसको अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते हो तो आप ये याद रखो, कमिंग ऑफ आयरन एंड स्टील. कई बच्चों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं याद होता, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. इंपोर्ट का मतलब होता है मंगवाना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना. अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम चीजों को मंगवा रहे हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चीजों को भेज रहे हैं. अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा. अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंपोर्ट का मतलब कमिंग ऑफ ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इन इंडिया. इसका मतलब क्या है? इंडिया में अब ब्रिटेन की इंडस्ट्री का बना हुआ स्टील जो है वो इंडिया में आना शुरू हो गया, जिससे कि अगरिया कम्युनिटीज को क्या फेस करना पड़ा? कंपटीशन. जब ब्रिटिशर्स पे आई तो उन्होंने अपनी कंट्री में कैलिको एक्ट लगा दिया ताकि इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल के साथ उनको कंपटीशन फेस ना करना पड़े. लेकिन अपने आयरन एंड स्टील को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया और अगरिया कम्युनिटी के ऊपर क्या लगा दिया? हैवी टैक्स. So this was the reason why at that time many iron smelters they faced a loss and they became unemployed. And इसके बाद
लास्ट फिर हम बताएंगे इट लोअर द डिमांड, लोअर डिमांड, किस चीज की डिमांड कम हो गई? इंडियन, इट लोअर द डिमांड ऑफ इंडियन स्टील एंड अगरिया कम्युनिटीज दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए बिकॉज नाउ इट लोअर द डिमांड ऑफ इंडियन वुड स्टील। धीरे धीरे वुड स्टील इंडिया में खत्म हो गया क्योंकि उसका टेक्निक जो है वो फॉरेनर्स ने ले ली और उन्होंने वो फर्नेसेस को मैकेनाइज कर दिया और कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो आयरन एंड स्टील था वो कहीं ना कहीं लॉस में चला। बेटा फोर्थ है कमिंग ऑफ ब्रिटेन आयरन एंड स्टील इन इंडिया। इसका मतलब है कि ब्रिटेन का बना हुआ स्टील हमारी कंट्री में आना शुरू। अब अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटेन के आयरन एंड स्टील की क्यों जरूरत थी? कुछ और 1854 के नियर अबाउट, 1854 वर्ल्ड वॉर हुई तो 1914 में हुई थी। मैं बात कर रही हूँ अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील लगता है? हाँ वन बाय वन, चलो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ठीक है, और ओके वेपन्स, और अच्छा मैं आपको हिंट दे रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रेलवे ट्रैक्स जो हैं सबसे ज्यादा आयरन किसमें लगता है? आयरन एंड स्टील, रेलवे ट्रैक्स, कोचेस, कैरेज व्हील्स। तो सबसे ज्यादा जो आयरन है वो रेलवे के लिए यूज होता था। तो इंडिया में उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया में उस टाइम पे में आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ी। तो आयरन एंड स्टील की डिमांड के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में बना हुआ आयरन एंड स्टील जो था वो यहाँ पे मंगवाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी कंट्री का आयरन एंड स्टील उसकी डिमांड बहुत कम थी बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। So due to this, we can say that at that time, iron and smelters they faced loss. First हमने किसकी स्टोरी पढ़ी है? Weavers. Second स्टोरी पढ़ी iron smelters. Third हम पढ़ेंगे फैक्ट्री ऑनर्स। फैक्ट्री ऑनर्स में बेटे सबसे पहले अगर हम किसी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कई बार हम कहते हैं ना कि सपोज बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा आप टाटा बिरला थोड़ी कहते हैं ना, टाटाज एंड बिरलास। तो कौन थे ये टाटाज एंड बिरलास? These were very rich families at that time during the Britishers. How they earn money? कैसे उन्होंने मनी अर्न की? तो that is the story of factory owners. हमने कैसी ही स्टोरी टाटास की स्टोरी पढ़नी है कि टाटास जो थे कैसे उन्होंने किस तरह से मनी अर्न की एंड हाउ दे बिकेम पावरफुल। तो नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट फैक्ट्री ओनर्स। इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह से हमारी कंट्री में इंडियन इंडस्ट्री, आपको पता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? रतन टाटा। उनसे भी पीछे यस J.N. टाटा, जमशेद जी टाटा। रतन टाटा तो उनकी आगे फैमिली लाइन है ना, क्योंकि हमने हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? J.N. टाटा। ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में ना एक पर्टिकुलर नेम है और इनके नेम के ऊपर ना सिटी का भी नेम है। इनका पूरा नाम क्या है? जमशेद जी नुसरनवंजी टाटा। मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इनका फुल नेम क्या है? जमशेद जी नुसरनवंजी टाटा, J.N. टाटा, जिन्होंने हमारी कंट्री में फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री लगाई थी आयरन एंड स्टील। और आपको पता है इसका नेम क्या है? इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री थी, J.N. टाटा को इसलिए इंडियन इंडस्ट्री के फादर कहा जाता है उनको। एंड इनके ही नाम के ऊपर एक सिटी जो है वो डेवलप हुई, जमशेदपुर। जमशेदपुर। अब इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने J.N. टाटा और किस तरह से इन्होंने मिलकर इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी कंट्री में सेटअप की। एंड होल एंड सोल
पूरा ही जो मनी थी वो इंडियन मनी थी, इसमें ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो अलग बात है कि उनके फ्रेंड थे, लेकिन कंप्लीटली दिस जो टिस्को जो थी दैट वाज कंप्लीटली ओन्ड बाय दिस जे.एन. टाटा। तो हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। ये जमशेदपुर इन्होंने ढूंढा कैसे, एरिया कैसे ढूंढा, और अगरियास को कैसे ढूंढा, कैसे इन्होंने अगरियास को ढूंढा, और अगरियास की हेल्प से इन्होंने किस तरह से अपनी टाटा एंड जो अपनी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, हमारे आर्ट को फिर से मैकेनाइज किया। यानी कि वुड स्टील मेकिंग तो चलो रह गया था, बहुत पीछे रह गया, लेकिन हमारे इंडिया ने किस तरह से आयरन एंड स्टील को प्रॉपर्ली इंडिया में एस्टैब्लिश किया। दैट इज स्टोरी ऑफ फैक्ट्री ऑनर्स। कि ब्रिटिशर्स के टाइम में भी ऑनर थे, तो ये भी बहुत बड़े जिसे हम कहते हैं प्रेस्टीज जो है इशू है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी जे.एन. टाटा का पूरा नाम था। इनकी रॉ शिपमेंट जाती थी, बड़े बड़े कॉटन के जो इनके शिप जाते थे अलग अलग कंट्रीज में, और किस तरह से इन शिपमेंट के दौरान उन्होंने मनी अर्न किया, और जो भी इनको बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ वो सारा प्रॉफिट इन्होंने किस पे लगाया, टिस्को को बनाने में लगाया। और आज भी टिस्को जो है वो हमारी कंट्री की नंबर 1 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मानी जाती है। जमशेदपुर है बहुत है, लेकिन जमशेदपुर ओरिजिनल ब्रांच कही जाती है, तो हम टिस्को अभी भी है। ठीक है, तो नियर अबाउट 1912 में सबसे पहले इन्होंने आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। और आपको पता है ये वो टाइम था जिस टाइम पर में हमारी कंट्री में अभी इसके बाद ब्रिटेन वाज बिजी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील जो है वो टिस्को ने दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी, और जिससे कि हमारे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो अब हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, किस तरह से इन्होंने आयरन एंड स्टील को ढूंढा, एरिया को कैसे ढूंढा। इसके लिए सबसे पहले आपने बताना है कि देखा जाए तो आयरन एंड स्टील हमारी कंट्री में ये प्लांट कब लगा था, 1904 के नियर अबाउट। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी कब हुई, प्लांट लगा, उसके बाद 1907, और सबसे पहले प्रोडक्शन जो है वो कब हुई, 1912। 1904 के नियर अबाउट लैंड को देखा गया, देन 1907 में पूरा प्रॉपर इसकी स्टार्टिंग हुई, और करते करते प्रोड्यूस करते हुए सबसे पहले कौन से ईयर में उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, 1912। क्योंकि किसी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनने में बहुत टाइम लगता है, प्रोडक्शन में टाइम लगता है, लेबर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, मशीन्स खरीदनी पड़ती है, क्योंकि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत चाहिए होती है। ठीक है, तो स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, 2 पर्सन का नेम आपने याद रखना है। एक तो आपने याद रखना है सबसे पहले चार्ल्स वेल्ड, नाम याद रखो, चार्ल्स वेल्ड, एंड दोराबजी टाटा। जे.एन. टाटा जो थे कौन थे इनके फादर, चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा, son of J.N. Tata. They were fast friends. अब आप कहोगे कि मैम ब्रिटिशर फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, है ना, कैसे हो सकते हैं ब्रिटिशर फ्रेंड्स। एट दैट टाइम मैनी पीपल दे वर द फ्रेंड ऑफ ब्रिटिशर्स। आपने लगान मूवी देखी, लगान मूवी में भी आपने देखा कि कैसे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हुआ था, क्रिकेट हुआ, और कंडीशन क्या लगी थी कि अगर इंडियन जीत जाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माफ हो जाएगा। तो इंडिया ने क्रिकेट कैसे सीखा, उनको उनको देख देख के, मतलब इंडियंस ब्रिटिशर्स जब क्रिकेट हमारी कंट्री में खेलते थे ना, अल्टीमेटली आपको पता है क्रिकेट की शुरुआत किसने की है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना। लॉर्ड्स का ग्राउंड जो है वो सबसे बेस्ट ग्राउंड है, फर्स्ट ग्राउंड है, फादर ऑफ क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है उसको। तो हमारी कंट्री में जब वो क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमारे इंडियंस जो थे उनको वॉच करते थे, और इन्होंने ये बेट लगाई कि अगर वो जीत जाएंगे तो उनका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो दैट इज अ फिक्शन कि उसमें क्या हुआ, सारे इंडियंस जो हैं वो फार्मर्स थे, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, एंड इन द एंड दे वन द मैच। और ये जस्ट दिखाया गया कि फ्रेंडली रिलेशंस थे उनके, तो इस तरह से जो है वो उनका लगान माफ हो गया। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स रॉन्ग थे, सम वर वेरी गुड आल्सो, है ना, तो सम फेवर्ड इंडियंस आल्सो। तो ऐसे ही चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा, once they were searching about the iron ore in India, यानी कि वो चाहते थे कि इंडिया में आयरन और कहाँ पे मिलता है वो देखा जाए, ताकि इंडिया की जो आयरन माइंस हैं उन आयरन माइंस को यूटिलाइज किया जाए।
ठीक है, तो बहुत देर तक उन्होंने अलग अलग एरियाज को ढूंढा, कहीं भी उनको कुछ पर्टिकुलर एरियाज नहीं मिले. देन दे सॉ सम अगरियाज. उन्होंने अगरियाज को देखा. अगरियाज जो थे दे वर होल्डिंग समथिंग इन देयर बैक. बैक का मतलब होता है कि लोड लेकर जा रहे थे. सम ग्रुप ऑफ अगरियाज वर मूविंग एंड दे वर एक्सट्रैक्टिंग आयरन. उन्होंने देखा कि जो है वो आयरन और निकाल रहे हैं. तो चार्ल्स वेल्ड ने उसको प्रॉपर सैंपल लिया. सैंपल करके जब उसको चेक किया, दैट वाज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन. एंड इस तरह से चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने अगरियाज के पीछे जाकर अगरियाज को फॉलो किया और उनसे काफी हद तक जो है वो आयरन और के बारे में इंफॉर्मेशन ली. और इस तरह से ये जो पर्टिकुलर एरिया था, ये एरिया कहाँ पे उनको मिला? जमशेदपुर के नियर अबाउट. और किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए एक तो लैंड चाहिए, आसपास के एरियाज में आयरन माइन चाहिए, और एक क्या चाहिए? रिवर वाटर, ताकि वहां पे प्रॉपरली जो है वो पानी जो है वो इजीली मिल सके. और इस एरिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. उस रिवर का नाम क्या है? सुवर्णा रेखा. याद करो रिवर का नाम, सुवर्णा रेखा. सुवर्णा रेखा रिवर, इजिली इनको रिवर मिल गई, पानी मिल गया. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान फॉर इंस्टॉलिंग अ प्लांट. और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? वहां पे प्लांट लगाया. और यही प्लांट आगे जाकर कौन सा प्लांट बना? टिस्को. टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. हु स्टार्टेड दिस कंपनी? वैसे नाम किसका आता है? JN टाटा. इन्वेस्टमेंट सारी उनकी थी. और एरिया और आयरन और को सर्च किसने किया? चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा. हु वाज दोराबजी टाटा? सन ऑफ JN टाटा. Which community helped them to extract the iron ore from the mines? That is Agaria community. And with the help of this, अच्छा, जो एरियाज की बात कर रहे हैं, इन एरियाज का एक पर्टिकुलर हिली एरिया, प्लेटू एरिया है, उसका नाम क्या है? राजहारा हिल्स. राइट डाउन द नेम, राजहारा हिल्स. राजहारा हिल्स. राजहारा हिल्स. ठीक है, अब आपने नहीं सारे नेम याद रखने हैं. हु वाज चार्ल्स वेल्ड? कौन थे? जियोलॉजिस्ट थे. जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लैंड को सर्च करते हैं. ठीक है, मिनरल्स की सर्च करते हैं, मिनरल्स को स्टडी करते हैं. अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे. तो दोराबजी टाटा कौन थे? सन ऑफ JN टाटा. एंड जमशेदपुर कौन सी स्टेट में है आज के टाइम पीरियड में? छत्तीसगढ़. याद रखो बच्चे, आज के टाइम पीरियड में जमशेदपुर जो है वो कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़. ठीक है. देन विच कम्युनिटी हेल्प देम टू सर्च आयरन? अगरिया कम्युनिटी. टाउन, नेम ऑफ द टाउन? जमशेदपुर. ठीक है. एंड द ईयर इन विच दे स्टार्टेड फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टील, दैट इज 1912. So this was the starting of factories, iron and steel in our country. And आयरन की डिमांड हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. रेलवे के लिए क्यों? मैं अब आपसे पूछती हूँ कि बेटा टेल मी 3 points. Why iron and steel was required for Indian Railway? Number 1, to lay tracks. Number 2, for making, हाँ बोगीज कहते हैं, कोई ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, और कैरेज व्हील्स होते हैं, उनको बनाने के लिए आयरन एंड स्टील की जरूरत थी. स्पेयर पार्ट्स, टूल्स. So this was required at large scale. So at that time, large amount of iron and steel was imported from Britain to India. तो कहीं ना कहीं नो डाउट हमारा पुराना आर्ट खत्म हो गया, लेकिन JN टाटा का कंट्रीब्यूशन इंडियंस कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में आयरन एंड स्टील की एस्टेब्लिशमेंट करके हमारी कंट्री का नाम जो है वो काफी फेम जो है वो किया था. फिर आपने याद रखना है लास्ट में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टाइम पीरियड में इंडियंस ने हेल्प की थी वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने में, ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में टिस्को ने काफी लार्ज स्केल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड किया? आयरन एंड स्टील. क्योंकि उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन से आने वाला आयरन कुछ देर के लिए कम हो गया था. रीजन क्या था?
वॉर, क्या कोई कंट्री वॉर के टाइम पीरियड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी? नो, क्योंकि उनको पता है कि अगर शिप वहां से आएगा तो रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ऐसे कंटिन्यू इयर्स में टिस्को प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू सप्लाई आयरन एंड स्टील इन आवर कंट्री। हाउ मच परसेंटेज टोटल, कितने परसेंट टिस्को जो है वो डेवलप किया प्रोडक्शन? 90, मोर देन 90%। पूरी कंट्री का मोर देन 90% ऑफ द आयरन एंड स्टील was supplied by the TISCO, और that's why it became the biggest iron and steel industry of country. ठीक है, तो ये था सारी फैक्ट्री ऑनर्स की स्टोरी। क्लियर? वी हैव अ टाइम नाउ, टाइम है? ओके, फिर हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जितने हमारे रह गए हैं। बाकी आप ऐसे करो, सारी इसकी रीडिंग करनी है हमने प्रॉपर। ठीक है, तो in the next lecture we will discuss all the question answers. So your homework is read the chapter thoroughly and try question answers on your own. Clear? Any doubt? Manas, Navroop and Tanushka? Any doubt beta?